हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये पार्ट 4 है हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का। हमने पिछले पार्ट में जो है बेसिकली हमारे आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा कि किस हिसाब से डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी कांग्रेस में। वो मतलब लाइक एक टाइप की रेनबो पार्टी थी। ये डिफरेंट आइडियोलॉजी पीपल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो कोलिजन लाइक कैरेक्टर था, ये अनयूजुअल स्ट्रेंथ देता था कांग्रेस को। यानी कि एक कोलिजन जो गवर्नमेंट बनती थी उसमें आपको एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता था। कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस जो थे ये हॉलमार्क्स थे। सेकेंडली, अगर एक पार्टी का कोलिजन नेचर था, यानी कि टॉलरेंस तो बहुत होगी उस पार्टी के अंदर, क्योंकि बहुत से डिफरेंसेस हुआ करते थे, दूसरों के बहुत से इंटरेस्ट हुआ करते थे, तो इसीलिए बहुत टॉलरेंस हुआ करती थी उस पार्टी में। और कांग्रेस एज अ पार्टी इन्होंने ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल भी करी है और आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल भी ये करते रहे हैं। तो अगर कोई एक ग्रुप खुश नहीं था अपनी पावर के साथ, अपनी पोजीशन के साथ, तो वो पार्टी के अंदर ही रहता था और फाइट करता था दूसरे ग्रुप्स के साथ, रादर देन लीविंग द पार्टी एंड बिकमिंग एन ओपोजिशन। ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फैक्शंस। कि एक ग्रुप अगर अपनी पावर, एक ग्रुप अगर अपने अपने पावर या फिर उसके इंटरेस्ट से वो खुश नहीं है। यही हमने यही बात पढ़ी है ना, कि अगर एक ग्रुप अपने पावर और अपने वो खुश नहीं है अपनी पोजीशन और अपने पावर के साथ, तो वो ग्रुप जो है वो पार्टी के अंदर ही रहता था और दूसरे ग्रुप से फाइट करता था, रादर दैन बिकमिंग एन ओपोजिशन। तो इस चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, फैक्शन। तो ये वीकनेस के बजाय इंटरनल फैक्शनलिज्म जो है ये स्ट्रेंथ बन गई थी हमारे कांग्रेस की। वही बात यहाँ पे भी दोहराई गई है कि जिस हिसाब से अगर एक लीडर जो डिफरेंट इंटरेस्ट और आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो अपनी पावर, अपनी पोजीशन के साथ खुश नहीं है, तो वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो कांग्रेस के अंदर ही रहेगा और दूसरे ग्रुप्स के साथ फाइट करेगा, रादर दैन बिकमिंग एन ओपोजिशन। तो बहुत से फैक्शंस हुआ करते थे कांग्रेस में। ये फैक्शंस जो हैं ये इनके डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी, जो कि एक कांग्रेस को क्या बनाते थे, एक ग्रैंड सेंट्रलाइज पार्टी बना रही थी है। जो दूसरी पार्टीज़ है ना, ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती थी कांग्रेस की पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। तो ये डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं करती थी। हैंस हम ये क्या बोल सकते हैं कि बाहर की जो ग्रुप्स हैं, बाहर के जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को इन्फ्लुएंस किया है इनडायरेक्टली। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल कंपटीशन जो था वो कांग्रेस के पास बहुत था, कांग्रेस के विदिन बहुत था। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिकेड जो था इलेक्टोरल कंपटीशन का, उसमें कांग्रेस ने एक्ट कैसे किया था, एज अ रूलिंग पार्टी भी एक्ट किया था और एज एन ओपोजिशन भी एक्ट किया था। और इसीलिए हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कांग्रेस सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन इमर्ज हो सकता है कि हाउ डू डिस्क्राइब दिस एज अ कांग्रेस सिस्टम। तो पूरा हमें बताना पड़ेगा कि फैक्शनलिज्म क्या था, ये कैसे वीकनेस नहीं बना इनकी, ये कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कैसे दूसरी पार्टीज इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड टॉलरेंस कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी पड़ेगी। दूसरा टॉपिक आता है एमर्जेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी। अब हमें पता है कि ओपोजिशन हमने बहुत पहले भी पढ़ी है, हमने कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ी थी, जहाँ पे केरला में कांग्रेस जो है वो हार गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। हमने ये कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ी, हमने सोशलिस्ट पार्टी पढ़ी, और बीच बीच में बहुत सी पार्टीज़ अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें कवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कवर हो जाएगी। तो हमने बहुत से ओपोजिशन पार्टीज़ पढ़ी हैं। तो अब देखते हैं क्या है ये एमर्जेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टीज़। ये पार्टीज़ जो हैं ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। ओपोजिशन पार्टी बेसिकली क्या काम करती थी, ओपोजिशन पार्टी क्या करती थी, चेक एंड बैलेंस करती थी। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बेसिकली क्या है कि ये देखती थी कि ओपोजिशन क्या करती थी, ओपोजिशन बेसिकली चेक करती थी कि कहीं वो अपने पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उसे बैलेंस करती थी। तो यही है हमारा चेक एंड बैलेंस। ठीक है। तो ये एमर्जेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी, सबसे पहले ओपोजिशन पार्टी का क्या काम है, चेक और बैलेंस करेगी उनके पावर को।
दूसरा, दीज पार्टी प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। अगर हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और हमारे पास ओपोजिशन नहीं है तो डेमोक्रेसी में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपना एक डिक्टेटरशिप वाला चीज़ होता है ना, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर देगी हमारे ऊपर। ठीक है, तो ओपोजिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो एक ओपोजिशन पार्टी जो है वो इसलिए है यहाँ पे ताकि वो रूलिंग पार्टी को फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बन जाती। ठीक है, in the early year there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of the opposition। तो आज के टाइम का जैसा नहीं है, पहले क्या हुआ करता था, रूलिंग पार्टी जो थे, हमारे लीडर्स ऑफ कांग्रेस जो थे और जो ओपोजिशन थे, इनके बीच में बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करता था। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, और जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हमारे, उसमें हमारा ओपोजिशन कौन कौन इंक्लूड होता है, डॉक्टर अंबेडकर इंक्लूड होते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी इंक्लूड होते हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा था। जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट किया था, सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण, इन्हें भी ज्वाइन किया, इन्हें भी हम कह सकते हैं कि इनवाइट किया था ताकि वो अपनी गवर्नमेंट में उन्हें ज्वाइन करने के लिए कर सके। दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशन विद एंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइन आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस। जैसे कि कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता रहा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कम होती रही। ठीक है, देन thus this first phase of democratic politics in our country was quite यूनिक था ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पहला पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे फैक्शंस देखे हैं हमने देखा है कि विमेंस को वोट दिया गया है, हमने देखा है कि किस तरीके से इंडिया जो है बीइंग अ वेरी इलिटरेट कंट्री, उन्होंने पहला जनरल इलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से क्या क्या कह सकते हैं हम उसको, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया उन्होंने अपना पहला जनरल इलेक्शंस। 3 लाख से भी ज़्यादा जो थे हमारे ट्रेंड हुए थे ऑफिसर्स, और कंपटीशन बहुत था। हमारे जो एलिजिबल वोटर्स थे वो वोट के टाइम पे एमर्ज्ड हुए थे इन अ वेरी ग्रेट नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत यूनिक थी। The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalitions। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट करे थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को, ग्रुप्स को, इंटरेस्ट को, और एक बहुत ही सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन बना देते हैं। जो की रोल था कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल में, वो एक नई शुरुआत देता है। एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट्स फॉर पॉलिटिकल पावर स्टेडली डिक्लाइन, अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। जो कांग्रेस था उसका इंटरेस्ट, जो कांग्रेस था वो डिक्लाइन, उसका इंटरेस्ट, उसके एस्पिरेंट्स, उसका पावर जैसे जैसे डिक्लाइन होती गई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो उनका सिग्निफिकेंस बढ़ती गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस गिरता रहा तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उठती रही। द कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, यानी कि एक जो अभी तक हम पॉलिटिक्स निभा रहे हैं कंट्री की, उसमें एक फेज जो है जो हम हमेशा याद रखेंगे वो है कांग्रेस डोमिनेंस का। नाउ दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर, बट अभी चैप्टर हम पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच बीच में पार्टीज़ के भी बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उन पार्टीज़ को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।